उत्तराखंड एक्सप्रेस में बात करेंगे केदारनाथ धाम की। सबसे पहले अगले 5 दिन हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद कर दी गई हैं। G20 समिट को लेकर हेली सेवाएं बंद की गई हैं और ये सेवा 5 दिन तक बंद रहेगी, जिसके चलते पैदल मार्ग पर अब श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। 11 तारीख तक हेली सेवाएं बंद रहने के बाद 12 सितंबर से फिर से हेली सेवाओं की शुरुआत होगी। फिलहाल 3 हेली कंपनी ही सेवा संचालित कर रही हैं। तो G20 समिट को देखते हुए कुछ दिन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को बंद किया गया है और इसी वजह से पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा भी हो सकती है। फिलहाल 3 हेली कंपनी ही सेवा संचालित कर रही हैं। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये अहम खबर, हेली सेवा को 3 दिन के लिए बंद किया गया है। 5 दिनों तक के लिए माफ कीजिएगा बंद किया गया है। फिलहाल 3 हेली कंपनी ही सेवा संचालित कर रही हैं। हालांकि जो पैदल मार्ग है वो श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। बरसात का सीजन समाप्त होते ही चारधाम यात्रा में यात्री फिर से दिखने लगे हैं। अब चारधाम यात्री किसी ठगी का शिकार ना हो, इसके लिए बड़ी कार्रवाई भी की गई है। गृह मंत्रालय ने 43 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगी कर रही थी और साथ ही 36 मोबाइल नंबर भी बंद कराए गए हैं। चारधाम यात्रियों से अपील की गई है कि सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से ही केदारनाथ के लिए टिकट बुक करें। तो इसमें संज्ञान लेते हुए हमने प्रिवेंटिव एक्शन के तहत 43 वेबसाइट्स को ऐसी 43 वेबसाइट्स को बंद कराया है जो कि क्लेम कर रहे थे कि वो केदारनाथ के लिए हेली सर्विसेज का टिकट उपलब्ध करा देंगे। तो ये सारी फर्जी वेबसाइट्स थी और कहीं ना कहीं सैकड़ों लोग इनके संपर्क में आकर और अपना जो धन था उसको इनके साथ में धोखाधड़ी हो सकती थी। खबर देहरादून से है। STF की टीम ने वन्य जीव तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बाघ की 2 खाल, 35 किलो हड्डियां भी बरामद की गई हैं। बाजपुर हाईवे पर तीनों तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह से जुड़े कुछ तस्कर पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मुख्य सरगना अभी भी फरार चल रहा है। और आज सीएम धामी देहरादून के कालसी पहुंचे, जहां पर हरिपुर में आज यमुना घाट और यमुना कृष्ण धाम के नवनिर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। हरिद्वार की तर्ज पर हरिपुर घाट को अपने पुराने स्वरूप के तहत विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 7 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस दौरान विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान, बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी मौजूद थी। जमुना जी के मान सम्मान को, उनके वैभव को वापस लाएंगे। हरिपुर को भी वो सम्मान और वो मैं कहूं एक विस्तार रूप देने का काम हम सबको करना है। ये आज के भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन पर, भगवान योगेश्वर के जन्म दिवस के अवसर पर हम सबको संकल्प लेना है। हम जाने अनजाने में भूल गए थे। यहाँ हरिपुर में पावन घाट का प्रथम चरण के निर्माण का काम आज से शुरू होगा। पौड़ी जिले में ना कोई आपदा आई, ना खेती बर्बाद हुई, ना किसानों का कोई प्रदर्शन हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि जन्माष्टमी के दिन मुख्य कृषि अधिकारी ने कोटद्वार में बैठक बुलाई? सवाल दरअसल नमामि गंगे खाद की बर्बादी को लेकर खड़े हुए हैं और कोशिश खाद के बड़े घपले में मिट्टी डालने की हो रही है। तो कृषि मंत्री ने फिर से जांच के आदेश अपनी तरफ से दे दिए हैं। पौड़ी के द्वारिखाल में खाद की बर्बादी का वीडियो न्यूज 18 ने दिखाया तो बुधवार को कोटद्वार के भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद भट्ट को सस्पेंड किया गया। लेकिन खाद के नाम पर कितना खेल हुआ और क्या किसानों के नाम पर करप्शन हुआ? इन सवालों के जवाब जांच के बाद मिलेंगे। पर जांच से पहले जिस तरह की तेजी पौड़ी के मुख्य कृषि अधिकारी ने दिखाई, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खबर है कि बुधवार को पहले मुख्य कृषि अधिकारी उन इलाकों में गए जहां खाद बर्बाद हुई और फिर किसानों से मिले। फिर इसी तेजी में गुरुवार सुबह कोटद्वार में बैठक बुला ली। बैठक पर सवाल इसलिए क्योंकि जन्माष्टमी की छुट्टी के दिन बैठक बुलाई गई थी, जबकि इतनी मुस्तैदी कम ही देखने को मिलती है। न्यूज 18 मौके पर पहुंचा तो सवाल यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट ने भी उठाया।
पौड़ी से मुख्य कृषि अधिकारी कोटद्वार पहुंचे हैं और अभी अपने जो कर्मचारी हैं उनके साथ आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। और सवाल इस बात का भी है कि आज जब जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, उस पर्व के मौके पर जब छुट्टी होती है तो अचानक से ये मीटिंग बुलाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है कि क्या इसके पीछे वजह है, अचानक से इमरजेंसी मीटिंग किस लिए बुलाई गई है। कि तुम छुट्टी के दिन क्यों बैठक कर रहे हो, जबकि हाँ इस तरह का मैटर हो रखा है। अब रही बात सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन तो हुआ है, मगर उसके बाद बैठक करना उचित नहीं है, वो भी छुट्टी के दिन, ओबीसी क्षेत्र में जहाँ से सस्पेंशन हुआ है। और दूसरी बात, इस तरह की हरकतें वाकई बहुत शर्मनाक है। भाई किसानों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। छुट्टी के दिन मुख्य कृषि अधिकारी की बैठक पर सवाल उठे तो मामला कृषि मंत्री गणेश जोशी तक पहुंचा। विभाग के मंत्री ने न्यूज 18 की खबर पर जहां जांच के आदेश दिए, वहीं माना कि खाद की बर्बादी पर लीपापोती की कोशिश हुई और किसानों को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास मुख्य कृषि अधिकारी ने किया। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब सब कुछ कृषि मंत्री को पता है तो पौड़ी के मुख्य कृषि अधिकारी को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा। छुट्टी के दिन वहाँ के विधायक ने बताया कि लीपापोती करने के लिए अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। मैंने उसका संज्ञान लिया है और अपने डीजी को निश्चित किया है कि एक सक्षम अधिकारी से जांच कर और जो भी इसमें जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि आज छुट्टी के दिन क्या ऐसी आवश्यकता बढ़ गई थी कि आज बैठक बुलाई जा रही। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि मामले में लीपापोती करने के लिए का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री ने भी जो बयान दिया है और कहा है कि उनके संज्ञान में सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी जो है मुख्य कृषि अधिकारी के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं समझता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का लड़ने का इरादा होता तो अब तक तो मुख्य कृषि अधिकारी भी जो है निलंबित हो चुके होते। और नमामि गंगे खाद की बर्बादी पौड़ी जिले में हुई, जिसने गढ़वाल में सबसे ज्यादा पलायन की मार झेली है। ऐसे में जब खाद की बर्बादी का मामला खुला तो जिले के कृषि अधिकारियों की नींद उड़ी। नतीजा ये है कि छुट्टी के दिन ऑफिस खुला। अब इस पूरे मामले में क्या जांच और एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। और बात करते हैं बागेश्वर उपचुनाव की, जिसके लिए वोटों की गिनती कल होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। 14 चरणों में काउंटिंग होनी है। बागेश्वर डिग्री कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई हैं और डिग्री कॉलेज में ही वोटों की गिनती करवाई जाएगी। काउंटिंग के लिए आज कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गई। बागेश्वर में मुख्य मुकाबला बीजेपी की पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार के बीच में है। अब कल साफ हो जाएगा कि बागेश्वर की जनता किसे अपना नेता चुनती है। चंदन रामदास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, इस पर उपचुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी पार्वती दास को चुनावी मैदान में उतारा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आए बसंत कुमार पर दांव चला, उनको चुनावी मैदान में उतारा। इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला। बागेश्वर की सीट आरक्षित सीट है, ऐसे में यहाँ की जनता ने किसे अपना नेता चुना है। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 14 चरणों की काउंटिंग के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसके नाम पर मुहर लगेगी। गणना की हमारी तैयारी है। कल हमारा मतगणना का टाइम जो है 8 बजे से शुरू होगा। 8 बजे तक जितने भी हमें सर्विस वोटर के वोट जो प्राप्त होते हैं पोस्टल बैलेट से, वो प्राप्त हो जाएंगे, उनकी काउंटिंग होगी। बागेश्वर उपचुनाव का नतीजा कल घोषित हो जाएगा, लेकिन इस चुनाव में वोटिंग का जो ट्रेंड रहा है उससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। दोनों पार्टी के नेताओं की तरफ से कैसे बयान आए हैं और जीत को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसके पीछे का आधार क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बागेश्वर में 55% से ज्यादा वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा 64% महिलाओं ने मतदान किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड था, जब महिलाओं के बढ़े हुए वोट प्रतिशत को बीजेपी अपने पक्ष में मान रही है। सीएम धामी ने साफ कहा कि मातृशक्ति हमेशा बीजेपी के साथ रही है और यहाँ भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। और मातृशक्ति हमेशा से उत्तराखंड के अंदर जागरूक रही है। मातृशक्ति का योगदान उत्तराखंड को बनाने में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। और मातृशक्ति ने आगे आकर, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, बागेश्वर की मजबूती के लिए, वहाँ के विकास के लिए उन्होंने अपना मतदान किया है। कांग्रेस के मुताबिक 2022 और 2023 की परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आ चुका है। मणिपुर से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड तक महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ, उसका गुस्सा बागेश्वर में बीजेपी के खिलाफ वोट में गया। 2022 और 2023 के चुनाव को बराबर नहीं समझना चाहिए बीजेपी ने। मणिपुर की घटना
अंतर्राष्ट्रीय बेटियों के साथ जो खिलाड़ी बेटियां हैं उनके संग जो दिल्ली में हुआ अंकिता मर्डर केस, वहां की महिलाओं के बीच में बहुत हावी थे और महिलाओं ने जम के कांग्रेस के पक्ष में इस बार मतदान किया है। महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान जो है वो महिलाएं हैं। अब बस चंद घंटों का इंतजार है। सुबह 8 बजे वोटिंग की गिनती होगी, जिसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि किसके दावे में कितना दम है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल का समय हो गया है, जिसे कांग्रेस ने गुरुवार को बड़े उत्साह से मनाया। कांग्रेस इस यात्रा को साल 2024 में होने वाले चुनाव के लिए संजीवनी के रूप में देख रही है। वहीं इस यात्रा के 1 साल पूरा होने पर देहरादून में भी कांग्रेस से जुड़े लोगों ने एक पदयात्रा निकाली, जो कांग्रेस दफ्तर से शहीद स्मारक तक निकाली गई। इस यात्रा में कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव, हरीश रावत समेत कई नेता शामिल हुए। ये देश की राजनीति के अंदर एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला दिन है, जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से विवेकानंद मंडपम से प्रारंभ हुई। श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्री के रूप में निकले और फिर लाखों लाख करोड़ों कदम उनके साथ चल पड़े। माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ने की एक यात्रा शुरू की थी, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गई। आज उसकी 1 वर्ष पूरा हुआ है और मैं समझता हूं कि जो यात्रा शुरू की थी वो लगातार निरंतर जारी है। धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार और सरकार में दायित्वों की पार्टी वर्कर की मुराद जल्द पूरी होने जा रही है। दरअसल जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये लग रहा है कि सरकार पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही इस पर कोई फैसला या यूं कहें कि अंतिम फैसला ले सकती है। धामी सरकार में खाली पड़े कैबिनेट के 4 पदों को भरे जाने के लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं। ठीक इसी तरह संगठन के लोग भी सरकारी निगमों, बोर्डों में दायित्व दिए जाने की आस लगाए बैठे हैं। इस पर कई बार संगठन और सरकार की मीटिंगें भी हुई, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण के चलते आगे के लिए टाल दिया गया। इसमें बागेश्वर उपचुनाव भी एक बड़ा कारण था, लेकिन अब उपचुनाव खत्म होने के बाद सरकार कभी भी इसका ऐलान कर सकती है। अब देखिए, विधानसभा का सत्र हमारा पूरा होगा और अभी मुझे G20 की समिट में राष्ट्रपति जी का आमंत्रण राष्ट्रपति जी के कार्यालय से मिला है। मैं उसमें जा रहा हूं, उसके बाद आने के बाद सभी के साथ बैठूंगा। ये बात साफ है कि बागेश्वर उपचुनाव खत्म होने के बाद मौजूदा मंत्रियों में भी बेचैनी है। कुछ को विभाग हल्के किए जाने का डर सता रहा है, तो कुछ को उम्मीद है कि उनको वजनदार विभाग मिल जाए। मंत्री पद की लालसा लिए विधायक भी सक्रिय हो गए हैं। तो इधर पार्टी वर्कर्स में भी एक बार फिर दायित्वों को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। सभी लोगों को प्रतीक्षा थी कि बागेश्वर उपचुनाव के बाद संभवतः ये होगा। तब बागेश्वर उपचुनाव भी समाप्त हो गया है, तो सभी लोग इंतजार में हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो। 9 सितंबर को मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि ये दौरा आधिकारिक तौर पर G20 समिट के सिलसिले में होगा, लेकिन माना ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस दौरे में बागेश्वर उपचुनाव के परिणाम से हाई कमान को अवगत कराने के साथ ही कैबिनेट विस्तार और दायित्व के आवंटन पर भी हरी झंडी ला सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान के बाद से राजनीति चरम पर है। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में उदयनिधि के पुतले को फूंककर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरा हो गया। इस उपलक्ष्य में अल्मोड़ा के गोविंद बल्लभ पंत पार्क से कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की गुरुवार को वर्षगांठ है, जिसको लेकर रामनगर कांग्रेस कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। पिथौरागढ़ में डीडीहाट में स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली के विरोध में आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है। विभिन्न संगठन बीते 23 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आरजे नावेद गुरुवार को रुड़की में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का जमाना डिजिटल हो गया है, जिससे कंपटीशन बढ़ गया है।
रामनगर में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रोजगार बचाओ संघर्ष समिति के तहत आगे की रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई। हरिद्वार में नेशनल हाईवे 58 पर अब हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। एचआरडीए नारसन बॉर्डर से लेकर उत्तरी हरिद्वार तक हाईवे के डिवाइडरों पर बड़े पैमाने पर प्लांटेशन करने जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के पावन अवसर पर देहरादून पुलिस लाइन में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति भी दी। देहरादून पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के कार्यक्रम में सीएम धामी भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। बद्रीनाथ धाम में भी कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जन्माष्टमी के मौके पर बद्रीनाथ धाम को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। लंबे इंतजार के बाद पिथौरागढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग वजूद में आई, लेकिन करोड़ों की लागत से बनी बिल्डिंग शुरू होने से पहले ही खंडहर में तब्दील हो गई। करोड़ों के घोटाले पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। घने जंगलों के बीच बनी इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग हमारे नीति निर्माताओं की सोच को भी जग जाहिर करती है। साथ ही ये बिल्डिंग करोड़ों के भ्रष्टाचार का सबूत भी है। बिल्डिंग को बने 3 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुकी है। हालात तो ये है कि चारों तरफ से हुई लैंडस्लाइड के कारण बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर मलबे में पट गया है। आलम यह है कि इस बिल्डिंग तक पहुँच पाना भी अब हर किसी के लिए आसान नहीं है। झाड़ियों में लिपटे इस खंडहर को बनाने में 17 करोड़ की धनराशि बहाई गई है और अब इसे एनडीआरएफ को देने का फैसला हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो पुरानी जो बिल्डिंग बनाई गई थी, उसके लिए यहाँ से प्रपोजल भेजा गया था कि इसको एनडीआरएफ को हैंडओवर किया जाए। इसमें शासन के स्तर पर निर्णय लिया जाना बाकी है, तो जो शासन से निर्णय होगा उसी पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यता को बचाने के लिए कुछ खास समय के लिए यहाँ क्लासेस भी शुरू की गई थी, लेकिन ये कवायद सिर्फ दिखावे भर की ही रही। हालात ये है कि अपनी बिल्डिंग होने के बावजूद इंजीनियरिंग कॉलेज जीआईसी की एक हिस्से में संचालित हो रहा है। जंगल में बनी ये बिल्डिंग अब कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि इनमें अब ना तो स्टूडेंट्स जाते हैं और ना ही टीचर्स। एक निहित स्वार्थ के लिए उस इंजीनियरिंग कॉलेज को जीआईसी पिथौरागढ़ में लाना चाह रहे हैं। एक बहुत प्राचीन विद्यालय के अस्तित्व को समाप्त करने की बड़ी भारी साजिश है। हर कोई जानता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाने में करोड़ों का घोटाला हुआ है, फिर भी इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होना तो दूर, जांच तक की पहल नहीं हो पाई है। पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज की यह बिल्डिंग भ्रष्टाचार का साक्षात नमूना है। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के हाल। इस बिल्डिंग को बनाने में तकरीबन 17 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर खर्च की गई है, लेकिन बनने के कुछ ही सालों बाद ये बिल्डिंग एक तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे इलाके में यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, पूरी बिल्डिंग में क्रैक्स आए हैं। हालात तो ये हैं कि यहाँ तक पहुँचने का पैदल रास्ता भी नहीं है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। राजधानी देहरादून में डेंगू के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अब सरकारी तंत्र जागा है। डेंगू के मामले देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में लगातार सामने आ रहे हैं। अकेले देहरादून की बात करें तो पानी भराव और समय पर फॉगिंग नहीं होने के चलते डेंगू से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। शुक्रवार को हेल्थ सेक्रेटरी राजेश कुमार अधिकारियों के साथ राजधानी के कुछ इलाकों में गए और लोगों से जानकारी भी ली। सिर्फ देहरादून में ही तकरीबन 600 से अधिक मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अलग अलग हॉस्पिटल में डेंगू के मरीज एडमिट हैं। दौरा करने के बाद हेल्थ सेक्रेटरी ने सभी जिलाधिकारियों को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें कोताही बरतने वाले हेल्थ स्टाफ पर एक्शन लेने की बात कही गई है। सवाल यह है कि कौन किस पर नजर रखेगा और जवाबदेही किसकी तय की जाएगी। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में बारिश खत्म होने के बाद डेंगू ने नई टेंशन दे दी है। यहां रोजाना डेंगू के नए मरीज सामने आ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है बारिश के बाद जगह जगह भरा हुआ पानी, जिसमें मच्छरों का लार्वा पैदा हो रहा है और जो डेंगू मच्छरों में तब्दील हो रहा है। ऐसे में नगर निगम शहर के इलाकों में फॉगिंग करने में लगा हुआ है।
डेंगू के लिए सबसे क्रूशियल समय चल रहा है। अभी कुछ दिनों से वर्षा रुकी हुई है, जैसे बारिश बंद होती है पानी जहाँ रुकता है उसमें डेंगू लार्वा जन्म लेने लगते हैं, और जहाँ पर गंदा पानी जमा होता है मलेरिया के लार्वा जन्म लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लगातार फॉगिंग और छिड़काव काम कर रहे हैं। उधर बद्रीनाथ धाम में 2 दिनों से आयोजित कृष्ण जन्म महोत्सव का भव्य झांकी के साथ समापन हो गया। गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण की झांकी पूरे बद्रीपुरी में घुमाई गई। मंदिर परिसर में लोग झूमते हुए नजर आए, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना भी इस दौरान की गई, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम यात्री पहुंचे हुए हैं और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कैसे वो कृष्ण की भक्ति में रंगे हुए नजर आए, वो वानगी आप देख सकते हैं। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ देखने को मिली। पूरा मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं से पटा हुआ नजर आया। देर रात तक श्रद्धालु श्री कृष्ण की भक्ति में झूमते नजर आए। जन्माष्टमी के पर्व पर देश के कई राज्यों में श्रद्धालु गंगोत्री धाम में दर्शन करने पहुंचते हैं और कीर्तन भजन भी करते दिखाई दिए। गंगोत्री धाम से आई तस्वीर से श्रद्धालु की भीड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। श्रद्धालु देर रात तक खूब झूमते नजर आए। उधर अल्मोड़ा में भी कई स्थानों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। धारा नौला में जन्माष्टमी महोत्सव का मुख्य आयोजन मटकी फोड़ रहा, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और मटकी फोड़ कार्यक्रम का आनंद लेते नजर आए। ऋषिकेश में कृष्ण जन्मोत्सव पर बड़े ही धूमधाम से जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृष्ण के स्वरूपों को लेकर विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे गायन, नृत्य और पेंटिंग के जरिए कृष्ण के विभिन्न रूपों को दर्शा रहे हैं। मधुबन आश्रम में कृष्ण की लीलाओं को दिखाया जा रहा है। साथ ही देश में नाम कमा चुके कलाकार भी जन्माष्टमी उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। कृष्ण राधा की पोशाक मथुरा के कलाकारों द्वारा बनाई गई है, जो देखने लायक है। पौड़ी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कृष्ण की लीला और राधा कृष्ण की प्रेम कथा को बखूबी दर्शाया गया है और एक भव्य कार्यक्रम इस दौरान यहाँ पर आयोजित किया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में रखे गए कार्यक्रम को दर्शकों ने खूब सराहा भी। कार्यक्रम में एसएसपी समेत जिलाधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष समेत बीजेपी के जिला अध्यक्ष और तमाम लोगों की मौजूदगी रही। नैनीताल में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। नैनीताल में मंदिरों में भीड़ है, तो पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने खूब समा बांधा। लोक कलाकार विनोद कुमार के गानों पर लोग जमकर थिरके, तो श्वेता मेहरा ने भी पहाड़ी गाने पर डांस किया। इस दौरान दर्शक भी जमकर झूम उठे। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।